नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षान एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी, ठीक है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भाषा की दृष्टि से भी देखा जाए तो विराम चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो पहले हम लोग जानते हैं विराम। विराम का अर्थ दोस्तों आप लोग को पता ही होगा क्या होता है। ठहरना या रुकावट होता है, रुकना। ठहरना या रुकना होता है ना। तो विराम का देखिए दोस्तों, जब हम लोग ज्यादा चलते हैं या फिर कहीं चलते चलते थक जाते हैं तो हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, विराम लेते हैं, ठीक है। हर जगह हम लोग को विराम की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग बोलते समय तो विराम लेते ही हैं, ठीक है। तो उन्हीं चिन्हों को लिखित रूप में जब हम दर्शाते हैं तो आपके क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह। तो यानी बोलते समय जिन विरामों को हम लेते हैं, जगह जगह प्रयोग करते हैं, भाषा के सौंदर्य बोध को बढ़ाते हैं जिनको, ठीक उन्हीं को एक लिखित रूप देने के लिए जब हम अपना लिखते समय उनका प्रयोग करते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपके विराम चिन्ह कहलाते हैं। देखिए लिखा भी है, लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। लिखने में रुकावट को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ। यानी आप इसका अगर सही से प्रयोग ना करेंगे तो सामने वाला जो आपकी बात सुन रहा है वो उसका क्या निकाल लेगा, अलग ही अर्थ निकाल लेगा। देखिए जैसे एक वाक्य लिखा है, कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया, ठीक है। देखिए यहाँ इस वाक्य में जितने विराम चिन्ह प्रयोग हुए हैं वो एकदम सटीक जगह, एकदम अपने जहां यथा स्थान अपने प्रयोग हुए हैं। लेकिन चलिए इसी का एक और वाक्य इसी पे देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, कल रात एक नवयुवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते सिर पर, पैरों में मोजे और जूते सिर पर, टोपी हाथ में, छड़ी मुंह में, सिगार और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया। पढ़े दोस्तों, हम लोग ने दो वाक्य पढ़ा एक ही जैसे। देखिए पहला वाला तो आपको एकदम सही अर्थ लग रहा है, लेकिन दूसरा जब आप पढ़ रहे हैं तो ये कैसा हो रहा है, एक मजाकिया वाक्य बन जा रहा है। अर्थ का देखिए अनर्थ हो जा रहा है कि नहीं, बताइए। पैरों में मोजे और जूते सिर पर, बताइए जूते सिर पर लेकर आया, तो ये हुआ ना। इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग सही करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप सही नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आगे देखिए, विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। अभी मैंने बताया जैसे देखिए, अर्थ का अनर्थ के साथ साथ कभी कभी वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है, यानी सामने वाला अलग अर्थ भी निकाल सकता है। देखिए, उसे रोको मत जाने दो, ठीक है। ये एक वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो। अब देखिए, उसे रोको मत जाने दो, यहाँ पे दो सेंस निकल रहा है। एक तो पहले में कहा जा रहा है उसे रोको मत जाने दो, ठीक है। और दूसरे में कहा जा रहा है उसे रोको, मतलब उसे रोकने के लिए कहा गया मत जाने दो, उसे ना जाने दो, ठीक है। देखिए बस कॉमा, यही जो आपका कॉमा लगा है, अल्प विराम लगा है, बस उसी का अंतर है दोस्तों। उसी से देखिए पूरे वाक्य का जो भाव होता है वही बदल जाता है। तो समझ रहे हैं ना आप विराम चिन्हों का प्रयोग कितना जरूरी है समझना। चलिए आज इनको हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, देखें कौन कौन सा होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है। पहला देखिए हो रहा है अल्प विराम। पहला किसका है, अल्प विराम है। देखिए इसका चिन्ह क्या होता है, ये होता है। दूसरा है अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह ये है आपका। तीसरा है पूर्णविराम, पूर्णविराम आप जानते ही हैं। चौथा होता है उपविराम, ये होता है आपका, ठीक है। पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह से आप भली प्रकार परिचित होंगे। छठा होता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आपका ये होता है। और कोष्टक चिन्ह, सातवां होता है कोष्टक चिन्ह। इसमें भी देखिए बड़ा चिन्ह, फिर मझला ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, कई प्रकार के कोष्टक होते हैं, ठीक है। फिर आठवां होता है उदाहरण नहीं उद्धरण होता है। क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होता है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह होता है जो आपका ये होता है, ये देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी एकल उद्धरण चिन्ह, और डबल दोहरा उद्धरण चिन्ह भी होता है, ठीक है। और नौवां है देखिए विस्मयादि बोधक, आपका ये है। 10वां आपका लाघव चिन्ह है, जिसको आप ये जानते हैं डॉट आपको हमेशा देखने को मिलता है। 11वां आपका निर्देशक चिन्ह है। 12वां आपका विवरण चिन्ह है।
अभी आगे इसका एक एक कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है अभी आगे बताते हैं, पहले आप इनको देख लीजिए एक नजर। त्रुटि पूरक चिन्ह का चिन्ह देखिए ये होता है, वो बोलते हैं ना हंस के जो पैर होते हैं पद होते हैं, एक तरह से चिड़िए की टांग की तरह होता है, ठीक है। 14 पदलोप चिन्ह होता है, फिर 15वां रेखांकित चिन्ह है आपका, और 16वां आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी जहां दोहराव का होता है। अब इससे भी आप लिखने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं ना, ऐसे ये वही चिन्ह है आपका, अभी बताते हैं आगे। 17वां है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, और 8वां है समानता सूचक चिन्ह, यानी इसको तो जानते हैं बराबर तुल्यता सूचक चिन्ह। तो इतने चिन्ह है, चलिए एक एक करके हम लोग इनको देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे दोस्तों पूर्ण विराम। क्या देखेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह देखेंगे हम लोग, जिसे हम इंग्लिश में तो आप जानते हैं फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश का फुल स्टॉप और हिंदी का फुल स्टॉप में बहुत अंतर होता है। इंग्लिश में फुल स्टॉप आप जानते हैं ना ऐसे देते हैं, लेकिन हिंदी का पूर्ण विराम एक पूरी खड़ी पाई होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी सरल संयुक्त मिश्र वाक्यों के अंत में होता है। यानी दोस्तों जब एक वाक्य अपनी पूरी समाप्ति पे रहता है, जो अपनी बात कह लिया रहता है, चाहे वो सरल संयुक्त मिश्र हो, जब वो समाप्त हो जाता है तो उसके आखिर में क्या लगाते हैं हम लोग? पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए वह घर जा रहा है, एक सामान्य कथन है, कह दिया गया जो कि समाप्त हो गया, समाप्ति का बोध करा रहा है, तो क्या लगा आपका? पूर्ण विराम। वह स्कूल जाने वाला है, ये भी देखिए पूरा खत्म हो गया, सामान्य कथन था, कह दिया गया, तो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से आप लोग अच्छी तरह परिचित है, जहां भी कहीं आखिरी में कोई सामान्य कथन रहता है और जब वो अपनी कथन समाप्ति पे रहता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का। इसलिए इसका क्या नाम है? पूर्ण विराम। पूर्ण है यानी पूर्णता का बोध कराता है ये। अगला देखते हैं अर्धविराम। हम लोग क्या देखेंगे? अर्धविराम देखेंगे। नाम से ही आधा विराम जहां लगेगा वहीं हम लोग रोकेंगे। देखिए अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम, बताया मैंने, यानी पूर्ण विराम से थोड़ा कम, ठीक है। पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम समय जिन वाक्यों में लगता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। बस इन्हीं दोनों के बीच का जो रहता है, यानी आधा विराम जहां लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्धविराम। आमतौर पर अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे वाक्य जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज था कि ज्यादातर अर्धविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? दो उपवाक्यों को जोड़ने पे, जहां हम और का प्रयोग नहीं करते ज्यादातर, वहां क्या करते हैं? हम पूर्ण अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। किंतु देखिए यहाँ आया और दो उपवाक्य हैं, तो इसको देखिए किससे जोड़ा गया है? एक प्रधान वाक्य और दूसरा आपका उपवाक्य। देखिए किससे जोड़ा गया है? ये आपका क्या है? अर्धविराम है, अर्धविराम से जोड़ा गया है ना। और देखिए उसने अपने बालक को बचाने के कई प्रयास किए, फिर आपका क्या लगा? अर्धविराम, किंतु सफल ना हो सका। अब यहाँ लिख देंगे और सफल ना हो सका तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वाक्य प्रयोग की दृष्टि से वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का। ज्यादातर मिश्र वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए अल्प विराम। अल्प विराम हर जगह प्रयोग होता है, इसको आप लोग अच्छे जानते हैं, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं। और देखिए इसका तो आप जानते हैं चिन्ह अल्प विराम, इसको तो हम लोग हमेशा लगाते हैं ना, ऐसे 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 करके लगाते हैं दो तीन शब्दों के बीच में। देखिए क्या है? अर्धविराम से कम देर तक जिन वाक्यों में ठहराव होता है या जिनमें अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ी देर ही रुकना पड़ता है, उनमें इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी जब हमें अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ी देर रुकना पड़े, यानी जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं और हल्का विराम लेना रहता है, किन्हीं शब्दों के बीच में बहुत कम विराम देना रहता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। देखिए जैसे एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, देखिए अच्छा पहले ये वाला देख लेते हैं। सीमा अपने घर परिवार, ठीक है, फिर क्या आया? और बच्चों। अब देखिए यहाँ तीन शब्द आए हैं,
तो ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का। लेकिन जो तीसरा वाला, जो आखिरी वाला होगा, उसमें आप अल्प विराम हटा के किसका प्रयोग करेंगे, और का। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक साथ सब में नहीं करते हैं, जो लास्ट वाला आखिरी वाला रहता है उससे पहले और का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सीमा अपने घर, ये देखिए अल्प विराम, परिवार और बच्चों को खो चुकी है। अभी यही अगर 3-4 का नाम लिखना हो, राधा, सीता, गीता और मोहन, बाजार गए। तो देखिए दोस्तों, राधा, सीता, गीता और मोहन। देखिए अब ये तीनों शब्द अलग अलग थे, ठीक है। इनको बोलने के लिए कम रुकना है, तो अल्प विराम का प्रयोग किया गया, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग करेंगे हम। और फिर तीसरा, देखिए जब हम लोग ने लिया चौथा शब्द, तो हम क्या करते हैं, और का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज इसमें ध्यान देने योग्य बात थी, जिसको मैंने बता दी। तो ध्यान रखिएगा, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे अभी भर्ती पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि भर्ती कब आएगी, तो यही है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। चलिए समझ लेते हैं। सभी वाक्य जिनमें सवाल किए जा रहे हो या कुछ पूछा जा रहा हो, उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जानते हैं आप इनके अंत में क्या, सबसे जरूरी चीज, इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, तुम कौन हो, अब प्रश्नवाचक शब्द तो आपको पता ही है, आखिरी में क्या किया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा दोस्तों, आजकल ना व्यंग, आजकल जब व्यंग कसा जाता है, किसी का कभी कभी मजाक भी उड़ाया जाता है, तो क्या करते हैं, वो भी एक अलग ही छुपा हुआ वहां प्रश्नवाचक चीज का सेंस देता है। जैसे अच्छा हाँ पता है, बहुत ही ईमानदार है, तो वहां क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क छुपा रहता है, तो वहां कोष्टक में लोग लगा देते हैं कभी कभी लिखने की दृष्टि से, ठीक है। ये नया चलन में है, तो बता दिया गया। और बाकी ये आपको जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन जहां भी प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वहां हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, हम लोग देखते हैं क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इसे बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका चिन्ह ये होता है। जानते हैं हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, चलिए देख लेते हैं। वाक्य में हर्ष, विवाद या विषाद कह लीजिए, ठीक है, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भावनाओं का बोध करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हर्ष हो गया, विषाद हो गया मतलब खुशी हो गया, दुख हो गया, विस्मय यानी आश्चर्य, वही घृणा, किसी चीज से घृणा हो रही है, नफरत हो रही है, आश्चर्य किसी चीज को देख के, वह करुणा, ममता का भाव आ गया, करुणा का भाव आ गया, भय, डर हो रहा है किसी चीज को देख के। और संबोधन, एक चीज और, संबोधन, जब किसी को संबोधित करते हैं तब भी संबोधन, ठीक है। ये सबका बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। देखिए जैसे, हे भगवान ऐसा कैसे हो गया, देखिए हे भगवान, ये क्या हो गया, एक दुख है या फिर किसी चीज का आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आह कितना अच्छा मौसम है, जब खुश होते हैं हम कहते हैं वाह कितना अच्छा मौसम है, आह। शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो शाबाश के आगे भी हम क्या लगाएंगे, आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। जैसे अब किसी को संबोधित करते हैं, अब ये भी देखिए मित्र, जैसे मित्रों बोलते हैं ना, तो भी संबोधन के आगे भी लगाते हैं हम क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, जहां भी ये सबका भाव मिले, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। अगला बात कर लेते हैं हम लोग उद्धरण चिन्ह, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स जिसे बोलते हैं। जानते हैं आप इसकी साइन कैसी होती है, ऐसे होती है, ये होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यानी ये होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, और ये आपका होता है एकल उद्धरण चिन्ह, ठीक है। ये इसके दो होते हैं, दोहरा और एकल। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। किसी महान व्यक्ति की उक्ति, ठीक है, या किसी और के वाक्य, शब्दों को ज्यों का त्यों मतलब जैसे का तैसे
में तथा खास शब्द पर जोड़ डालने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अवतरण चिन्ह भी बोला जाता है, ठीक है। किसी महान व्यक्ति या किसी का कथन होता है, ठीक है, उसको जैसे का तैसा, या फिर शब्द में हम दिखाना चाहते हैं किसी को बहुत मुख्य शब्द है तो उस पर भी हम सिंगल मतलब एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, तुलसीदास जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये तुलसीदास जी का कृत है, उनकी लाइनें हैं। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, आपका उद्धरण चिन्ह लगा है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और एक देखिए, प्रेमचंद जी ने कहा, साहित्य राजनीति से आगे चलने वाली मसाल है। तो देखिए यहाँ भी क्या लगा है, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। और किसी शब्द को कभी दिखाना रहता है, जैसे अगर हम लिखते लिखते बीच में लिख दे रहे हैं विज्ञान साहित्य लिख दिए तो एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी का कथन, किसी की उक्ति, किसी की लाइनें जैसे का तैसे हम रख देते हैं तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग योजक चिन्ह। क्या वो देखेंगे, योजक जिसे इंग्लिश में हाइफन कहते हैं, ठीक है, हाइफन, जिसका चिन्ह आप देख रहे हैं ये थोड़ा इतना ही बड़ा होता है, छोटा होता है। इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिन दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इनका योजक का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग समासिक पदों या पुनरुक्ति युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। यानी समासिक, जो आप समास पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, उसके द्वंद्व समास के जितने उदाहरण होते हैं उनमें आपको क्या मिलता है, योजक चिन्ह मिलता है। और साथ ही साथ आपके देखिए पुनरुक्ति यानी जो रिपीटेड क्वेश्चन, जो अपने आप को दोहराते हैं, जैसे देखिए धीरे धीरे, तो ये देखिए बीच में योजक चिन्ह हम लोग प्रयोग करते हैं नहीं, ठीक है। तो जहां भी हो गया तो हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। युग्म शब्द जो होता है फिर उसमें भी हम करते हैं, युग्म शब्द में भी हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए और उदाहरण देखिए, माता पिता, देखिए इसमें क्या है, योजक चिन्ह है कि नहीं। एक तो ये विलोम है, विप्रार्थक है, ठीक है, ये समास के भी उदाहरण होते हैं। जय पराजय, ये भी देखिए विलोम है। विलोम शब्दों में आपको ज्यादा जो मिलता है ऐसे, लाभ हानि, ठीक है, राष्ट्रभक्ति, ये भी हो गया। तो ऐसे जहां भी आपको शब्द मिले, धीरे धीरे, भली भांति, ऐसे जहां भी आपको पुनरुक्ति वाले शब्द मिलेंगे वहां भी आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है निर्देशक। निर्देशक चिन्ह यानी जिसे हम बोलते हैं डैश, यह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। निर्देशक और योजक में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो योजक होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और वो हमेशा शब्दों के बीच में प्रयोग होता है। और निर्देशक, अब देखिए, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, कहना, लिखना, बोलना, बताना शब्दों को, जैसे किसी शब्द को बताना हुआ, किसी की ओर संकेत करना है तो हम इसको क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और किसी प्रकार की सूची से पहले भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए महेश ने बोला क्या, देखिए तो ये आ गया कि नहीं, तुम यहाँ कब आओगे, तो ये बात किसने कही, महेश की, तो निर्देश दे रहा है कि नहीं। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, देखिए यहाँ भी क्या हो गया, निर्देश से दे रहा है, किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कैसा हो गया, चिन्ह लगा है, निर्देशक चिन्ह। तो देखिए क्या लगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उद्धरण चिन्ह भी लगा है, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है, किसी का कथन हो तो। और मेन है निर्देशक चिन्ह निर्देश देने के लिए होता है। अगला देखते हैं हम लोग, कोष्टक देखेंगे, ठीक है। कोष्टक यानी ब्रैकेट देखिए, इसमें हम लोग, ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ये मझला ब्रैकेट, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है यानी छोटा ब्रैकेट। एक आपका मैथ में यूज होता है बार ब्रैकेट, ठीक है। तो इतने ब्रैकेट होते हैं जिनको हमको पढ़ना रहता है। हिंदी में अधिकतर आपको ये 3 ब्रैकेट देखते हैं, और सबसे ज्यादा आपका इसका प्रयोग किया जाता है छोटे ब्रैकेट का, और बहुत देखने को मिलेगा तो आपको बड़ा ब्रैकेट देखने को मिल जाएगा, यानी बड़ा कोष्टक देखने को मिल जाएगा। देखिए कोष्टक के भीतर उस सामग्री को रखा जाता है जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए पृथक की जा सके। यानी आप देखोगे दोस्तों, किताबें लिखी जाती हैं, ठीक है, जब लिखे जाते हैं कुछ मुख्य बातें उसको कोष्टक में अंदर कर दी जाती हैं,
उस चीज को क्लियर करने के लिए, उस चीज को दर्शाने के लिए, उसका अलग अर्थ बताने के लिए, कई चीजों के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई कठिन शब्द आ गया, जैसे आपकी सामर्थ्य। अब कितने लोग को छोटे बच्चों की जो बुक रहती है, अब सामर्थ्य मतलब नहीं पता होगा, तो उनको कोष्टक में क्या शक्ति दिखा दिया गया। क्या दिखाया गया? शक्ति। सामर्थ्य मतलब शक्ति होता है, हर कोई जानता है, ठीक है। फिर देखिए, नाटक में अभिनय करने वालों के निर्देशों को कोष्टक में रखा जाता है। जैसे नाटक आप किताबों में पढ़े हैं ना, किसी कहानी नाटक का भाव बताने के लिए भी कि ऐसा क्या, जैसे पर्दा गिर रहा है, पर्दा उठ रहा है, तो ये सब चीजें क्या कोष्टक में दी रहती हैं। देखिए, जैसे सीता कोष्टक में दिया क्या, आगे बढ़ते हुए, हे धरती माँ मुझे अपनी गोद में समा ले। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना, किसी बात को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह। ठीक है, अब इसका नाम हंस पद क्यों कहा गया? क्योंकि ये हंस के पैर के आकार का देखिए होता है ऐसे। ठीक है, ठीक है, उसकी जो पैर के वो होते हैं ना, उसी की तरह होता है, इसलिए इसका नाम हंस पद भी पड़ा है। और त्रुटिबोधक भी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये त्रुटियों को सुधारता है। देखिए कैसे, जब किसी वाक्यांश या वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखते समय छूट जाता है, तो उस शब्द या अक्षर को लिखने के लिए वाक्य में जिस स्थान में वह शब्द छूटा था, वहां से इसे लगाकर वह शब्द या अक्षर लिखा जाता है। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी हम लोग लिखते हैं ना, तो कोई ना कोई शब्द रहता है, छूट जाता है, तो वही छूटे वाले शब्द को हम उसी जगह पे दर्शाने के लिए, लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आपके त्रुटिबोधक चिन्ह यानी हंस पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, तुम मुझे डैश दो, तुम मुझे दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता चल रहा है यहाँ छूटा हुआ है कुछ, तो अब जो छूटा है उसके लिए हम लोग ये देखिए यहाँ लगाएंगे आपका त्रुटिबोधक या हंस पद, और यहाँ लिख देंगे क्या, हमें पता है क्या छूट गया हमसे जल्दी जल्दी में, आजादी छूट गया, तो वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कि जहाँ कुछ छूटेगा वो हम क्या करेंगे, वो हम लिख देंगे। ठीक है, हमसे जहां कुछ छूटेगा तो हम क्या करेंगे, वही लिख देंगे। यहाँ पर क्या छूटा था, तुम मुझे, सॉरी यहाँ पे छूटा था तुम मुझे खून दो। क्या छूटा था? खून दो। आजादी आपका दिया हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या छूटा था? खून छूटा था। ठीक है, तो हम लिख देंगे। तो जब कोई वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो उसी को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हंस पद का। चलिए अब अगला देखिए, रेखांकन यानी अंडरलाइन। देखिए क्या होता है, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है। जब हमें कोई महत्वपूर्ण बात बतानी रहती है तो उसको क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे हेडिंग वगैरह होती है, हेडिंग वगैरह को हम क्या करते हैं? रेखांकित कर देते हैं। जैसे देखिए, हम सभी दिवाली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इसमें हमें किसको, लक्ष्मी जी और गणेश जी को क्या दिखाना है? उनको हाईलाइट करना है, उनको अलग से दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? रेखांकन कर देंगे, एक लाइन खींच देते हैं उनके नीचे। जैसे प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान सर्वश्रेष्ठ की थी, अब हमें गोदान को कुछ अलग दिखाना है तो इसके नीचे भी हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि वो अलग दिखे। तो समझ गए ना, रेखांकन हम क्यों प्रयोग करते हैं? किसी चीज को मुख्य दिखाने के लिए। अब अगला देखिए, लाघव चिन्ह। क्या देखेंगे हम लोग? लाघव चिन्ह, जिसे हम साइन ऑफ एब्रिविएशन कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये होता है। देखिए, किसी भी शब्द या वाक्य को छोटे रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं। आजकल चलन है, हर चीज का शॉर्ट फॉर्म चलता है, छोटे रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, क्री, देखिए क्री है, फिर ये है लाघव चिन्ह है, फिर प है, फिर लाघव चिन्ह है, फिर उ है। तो जो कि अब देखिए ये किसका है? कृपया पृष्ठ उलटिए, कृपया पृष्ठ उलटिए, ये किसका है? आपका उसका फुल फॉर्म है, यानी पूरा रूप है। तो किसी चीज को संक्षिप्त में लिखने के लिए हम लोग लाघव का प्रयोग करते हैं। और देखिए, उ लिख के फिर गोला बनाया गया, न लिख के फिर ये देखिए नी लिख के, तो ये क्या हो गया? उत्तर प्रदेश नगर निगम। ठीक इसी तरह आप देखे होंगे, डॉक्टर हम लोग पूरा नहीं लिखते, ऐसे करके गोला लगा देते, तो ये भी क्या हो गया आपका? इसका फुल आप जानते ही है, पूरा क्या होता है? डॉक्टर होता है, तो आधा कर दिया गया। जैसे BA हो गया, MA हो गया, तो ये सब के बीच में भी हम क्या करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम किसी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना रहता है तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है? मार्क ऑफ ओमिशन। ये देखिए, जब वाक्य में
जब वाक्य में कुछ अंश को छोड़ना हो या उस अंश को छोड़कर वाक्य लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको डॉट डॉट से दर्शाया जाता है। हम लोग वो भी पढ़े हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। या फिर छोड़ना है, महात्मा गांधी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, डैश हम करेंगे या मरेंगे। ठीक है, देखिए अब इसी को क्या है, देखिए डैश यानी इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ दोस्तों जितने जरूरी विराम चिन्ह थे उनको बता दिए गए हैं। सब अच्छे से देख लीजिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।